हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रुति शर्मा है और आज हम शुरू करते हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास परिणीता। बैंक में 60 रुपए की क्लर्की करने वाले गुरुचरण का चेहरा अपनी पत्नी द्वारा 5वीं कन्या को जन्म देने का समाचार सुनते ही मेघनाथ के शक्तिबाण द्वारा अपनी छाती में लगने से घायल होकर कराहते लक्ष्मण के चेहरे से भी कहीं अधिक मलिन हो गया। गुरुचरण का शरीर किराए की गाड़ी में जुतने वाले घोड़े के शरीर जैसा मरियल है। उसकी आंखें सूनी और चेहरा कुमलाया हुआ है। कन्या के आगमन को सुनकर उस बेचारे का हुक्का ही उसके हाथ से छूट गया। वह न जाने किस सोच में डूबा हुआ बाप दादा के समय के फटे पुराने तकिए का सहारा लिए निर्विकार भाव से चुपचाप बैठा रहा। पिता को यह सब बताने वाली गुरुचरण की 10 वर्षीय तीसरी पुत्री ने पिता से नई बेटी को देख आने का अनुरोध किया तो पिता ने सूनी आंखों से लड़की की ओर देखते हुए कहा, बिटिया, एक गिलास पानी देना। लड़की के पानी लेने चले जाने पर गुरुचरण का ध्यान नई मुसीबत के विभिन्न संस्कारों पर होने वाले खर्चे की ओर गया। जिस प्रकार तीसरे दर्जे के अनारक्षित रेल के डिब्बे में किसी बड़े मेले के दिनों में भीड़ की रेल पेल रहती है, उसी प्रकार एक के बाद एक उठती दुश्चिंताओं ने उसे बुरी तरह से आ घेरा था। हैरान परेशान गुरुचरण को याद आया कि पिछले साल उसे अपनी दूसरी लड़की के विवाह का खर्च जुटाने के लिए अपना बहु बाजार वाला पुश्तैनी मकान गिरवी रखना पड़ा था, जिसका 6 महीनों से सूद भी नहीं चुकाया जा सका है। महीने के भीतर आने वाली दुर्गा पूजा के पर्व पर उसे मंझली लड़की के घर उपहार भेजने की व्यवस्था करनी होगी। कल रात 8 बजे तक बैंक में जमा निकासी का हिसाब नहीं हो सका, जबकि साहब के मुताबिक कल 12 बजे तक खाते की कॉपी विलायत भेजनी है। इसके अतिरिक्त बैंक मैनेजर ने मेले कपड़े पहनकर आने पर गहरा ऐतराज ही नहीं जताया, अपितु जुर्माना वसूल करने की धमकी भी दी है। इधर स्थिति यह है कि हफ्ते भर से उसे धोबी के दर्शन नहीं हुए। घर के सभी सदस्यों के आधे कपड़े उसके पास हैं। भगवान ना करे यदि कहीं वह चंपत हो गया तो फिर उनका क्या बनेगा। इसी सोच में खोए हुए गुरुचरण के लिए तकिए के सहारे बैठना कठिन हो गया, तो वह हुक्के को एक और रखकर लेट गया। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए वह कहने लगा कि इस कलकत्ता शहर में ना जाने प्रतिदिन कितने लोग गाड़ियों के नीचे कुचले जाकर मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। क्या जीवन मुक्त होने वाले लोग मुझसे अधिक भाग्यशाली अथवा बड़े अपराधी हैं? भगवान, तुम्हारी दृष्टि मुझ गरीब पर क्यों नहीं जाती? अच्छा होता कोई मोटर गाड़ी मेरी छाती पर से गुजरते मुझे रौंदते कुचलते हुए मेरा उद्धार कर जाती। पानी का गिलास लेकर आई अन्नकली बोली, पिताजी उठिए, जल ग्रहण करिए। उठकर बैठे गुरुचरण ने गिलास को मुंह से लगाया और एक ही सांस में खाली कर दिया। गिलास लड़की को थमाकर गुरुचरण फिर से लेट गया। कमरे में आई ललिता बोली, मामा जी, चाय लाई हूँ, उठिए, पी लीजिए। चाय पीने के लिए उठकर बैठा गुरुचरण ललिता के चेहरे को देखते हुए बोला, बिटिया, रात भर की थकी हुई है, आ कुछ देर मेरे पास बैठ जा। लजाते हुए और मामा की चारपाई पर बैठते हुए ललिता बोली, मामा जी, रात में मुझे अधिक नहीं जागना पड़ा। थके मांदे बुरी तरह से हारे हुए और असमय वृद्ध बने अपने मामा की मानसिक पीड़ा और अभाव से उत्पन्न विवशता को ललिता घर के दूसरे सदस्यों की अपेक्षा कहीं अधिक और अच्छी तरह से समझती थी। गुरुचरण बोला, कोई बात नहीं, फिर भी थोड़ी देर बैठी रहे। ललिता के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए गुरुचरण बोला, अपनी इस गुड़िया के लिए यदि कहीं राजा को वर के रूप में ढूंढ पाता तो इसका संतोष करता कि जीवन में मैंने एक तो अच्छा काम किया है। कप में चाय डालती ललिता को प्यार से देखते हुए गुरुचरण बोला, क्यों बिटिया, इस गरीब मामा के घर आने पर तुम्हें निरंतर श्रम की चक्की में पिसना पड़ता है ना? ललिता बोली, मामा, घर के कामकाज को आप चक्की क्यों कहते हैं? जैसे दूसरे घर का कामकाज करते हैं वैसे मैं भी करती हूँ। हंसते हुए गुरुचरण चाय पीने लगा। फिर बोला, अच्छा बिटिया, आज रसोई का क्या होगा? होना क्या है, मैं तैयार करूंगी। आश्चर्य प्रकट करते हुए गुरुचरण बोला, बिना सीखे तू कैसे बनाएगी? मामा, मैंने माई से सब सीख रखा है। चाय का प्याला नीचे रखते हुए गुरुचरण बोला, सचमुच? हाँ, माई बताती जाती है और मैं करती जाती हूँ।
इस प्रकार मैं कई बार रसोई बना चुकी हूँ। कहते हुए ललिता ने संकोच से सिर झुका लिया। अपनी एक चिंता के दूर हो जाने से आश्वस्त हुआ गुरुचरण प्यार से ललिता के सिर पर हाथ फेरने लगा। चाय पीते हुए गुरुचरण ने खिड़की में से शेखर को गुजरते देखकर उसे आवाज देकर बुलाया। शेखर लंबे कद का हष्ट-पुष्ट और बलवान युवक है, जो गुरुचरण का पड़ोसी है। शेखर के अपने समीप आने पर उसका स्वागत करने और बैठने का अनुरोध करने के बाद गुरुचरण बोला, तुमने अपनी चाची की नई करतूत तो सुन ली होगी। लड़की के जन्म देने को तुम करतूत क्यों कहते हो? तुमने तो इसे हल्केपन में ले लिया, किंतु मैं जानता हूँ कि मुझे क्या क्या भुगतना पड़ेगा। शेखर बोला, चाचा, तुम्हारी ऐसी सोच से चाचे को कष्ट होगा। भगवान की देन को उसका प्रसाद समझकर सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। क्षण भर मौन रहकर गुरुचरण बोला, यह सब तो मैं जानता हूँ, किंतु भगवान को भी कुछ न्याय करना चाहिए। मुझ दरिद्र के घर ही ऐसी कृपा क्यों? बेटे, तुमसे तो मेरी दशा छिपी नहीं। मेरा पुश्तैनी मकान तुम्हारे पिताजी के पास रेहन पड़ा है। इसका भी मुझे कोई खास दुख नहीं है, किंतु इस बेचारी ललिता को देखकर मेरा कलेजा मुंह को आता है। इस बेचारी का क्या कसूर है, जो बचपन से ही माँ बाप के सुख से वंचित हो गई? इसके रूप सौंदर्य को देखो, तो यही कहना पड़ता है कि खाली सोने की पुतली है। बोलो, क्या यह किसी राजकुमार से बिहाने योग्य नहीं है? कौन सा मुंह लेकर इसे किसी ऐरे गैरे के हाथ सौंपा जा सकता है? सच तो यह है कि मेरी यह बिटिया राजाओं के मुकुट में सजने वाले कोहिनूर हीरे से भी कहीं अधिक मूल्य, महत्व और गौरव रखती है। किंतु इस तथ्य को कौन समझेगा? मैं जानता हूँ कि मेरी गरीबी के कारण इस अमूल्य रत्न को मिट्टी के भाव किसी को सौंपना पड़ेगा। बताओ, क्या यह कोई साधारण चोट होगी? मैं जानता हूँ कि यह तेरे वश की हो चुकी है, किंतु मैं क्या करूँ? मेरे हाथ में तो तेरे पैसे भी नहीं हैं, जिससे इसकी सगाई की व्यवस्था कर सकूं। कहते हुए गुरुचरण की आंखों में आंसू भर आए। चुपचाप बैठे शेखर की खुशामद करते हुए गुरुचरण बोला, बेटा, तुम्हारे परिचित मित्रों में कोई लड़का इसके उद्धार को तैयार हो जाए तो मैं तुम्हें करोड़ों आशीर्वाद दूंगा और भगवान से तुम्हें राज्यपद देने की प्रार्थना करूंगा। बेटा, मैंने सुना है कि आजकल बहुत से लड़के दान दहेज की अपेक्षा लड़की के रूप गुणों को महत्व देने लगे हैं। यदि संयोगवश ऐसा कोई लड़का तुम्हारी दृष्टि में आ जाए तो अवश्य ध्यान रखना। तुम्हारे इस उपकार के लिए मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूंगा। बेटा, तुम तो जानते हो कि तुम्हारे पिताजी मुझे अपना छोटा भाई समझते हैं। मुझे तुम लोगों का ही सहारा है। सिर हिलाकर शेखर ने कहा, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, आप चिंता ना करें। गुरुचरण ने फिर से अनुरोध किया, बेटा, इसे भूलना नहीं। 8 वर्ष से ललिता तुमसे पढ़ रही है। तुम इसके आचार व्यवहार से भली प्रकार परिचित हो। उस जैसी शांत, शिष्ट, बुद्धिमती और व्यवहार कुशल लड़की चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। रसोई बनाना, खाना पिलाना और शिष्टाचार निभाना आदि सभी कार्यों में निपुण है। ललिता ने क्षण भर के लिए सिर उठाया और फिर संकोचवश झुका लिया। उसके होठों पर एक क्षण के लिए मुस्कान दौड़ गई। ठंडी आह भरकर गुरुचरण बोला, इसके बाप ने थोड़ा नहीं कमाया था, किंतु उस अभागे ने सब दान कर दिया। लड़की के लिए कुछ भी सोचा नहीं। चुपचाप बैठे शेखर से गुरुचरण बोला, हाँ, वह अपने दान पुण्य और परोपकार का फल अवश्य अपनी पुत्री को समर्पित कर गया है, इसलिए इस छोटी सी आयु में यह अन्नपूर्णा बन गई है। तुम्हें बताओ कि क्या किसी इतनी छोटी लड़की का इतना अधिक गुणवती होना संभव है? शेखर केवल हंस दिया, कुछ बोला नहीं। उठते हुए शेखर से गुरुचरण बोला, इतनी जल्दी क्यों? क्या कहीं जाना है? एक केस के सिलसिले में बैरिस्टर के घर जाना है। कहते हुए शेखर उठ गया। गरज के मारे गुरुचरण ने एक बार फिर से याद दिलाते हुए कहा, बेटा, मेरी अर्ज को भुला न देना। ललिता हल्के सांवले रंग की अवश्य है, किंतु उसका रूप सौंदर्य, उसके नयन नक्श, उसकी देह यष्टि और उसकी चमक दमक सब कुछ अनुपम और विलक्षण है। सच कहता हूँ, ऐसी रूपशील संपन्न और रूपवती पत्नी भाग्यशाली को ही मिलती है। हंसते और सिर हिलाते हुए शेखर बाहर निकल गया। 25-26 वर्ष का यह युवक एमए पास करने के बाद आगे की अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए है। पिछले साल वह अटर्नी बन गया है। इसके पिता नवीन चंद्र ने गुड़ के व्यापार में खूब धन कमाया और अब घर बैठकर ही साहूकारी करते हैं। इनका 3 मंजिला मकान मोहल्ले में सबसे ऊंचा और सबसे शानदार है। शेखर का बड़ा भाई अविनाश चंद्र वकील है। गुरुचरण के मकान की छत नवीन चंद्र के महल की छत से सटी हुई है। दोनों घरों की औरतें घर पर ही एक दूसरे से बतियाती रहती हैं, इसलिए दोनों परिवारों में सौहार्दपूर्ण संबंध है। श्याम बाजार के एक समृद्ध परिवार में शेखर के विवाह की बातचीत चल रही थी। शेखर को देखने के लिए आए कन्या पक्ष वाले आगामी माघ महीने में विवाह संपन्न कराने के पक्ष में थे,
किंतु शेखर की माँ ने मेहरी से कहलवा भेजा कि लड़की को देखने के बाद ही लड़का अपने निर्णय से सूचित कराएगा। भारी दहेज की आशा लिए नवीन चंद्र को अपनी पत्नी का यह आचरण पसंद नहीं आया। वह बोले, लड़की तो देखी वाली है, बात अभी पक्की कर लो, आशीर्वाद वाले दिन फिर जी भर के देख लेना। किंतु गृहिणी के सहमत न होने के कारण बात पक्की ना हो सकी। इसलिए क्रोध में आए नवीन चंद्र ने एक तो दोपहर का भोजन देर से किया, दूसरे उन्होंने आराम भी बाहर की बैठक में किया। शौकीन मिजाज शेखर तीसरी मंजिल के अपने कमरे को खूब सजाकर रखता है। 4-5 दिन बाद दोपहर में लड़की देखने के लिए सजा धजा शेखर दर्पण के सामने खड़ा था कि भीतर आकर कुछ देर तक चुपचाप खड़ी ललिता ने पूछा, क्या बहू देखने जा रहे हो? शेखर बोला, चलो अच्छा हुआ जो तुम आ गईं। अब मुझे इस प्रकार सजा दो कि मैं बहू को पसंद आ जाऊं। ललिता बोली, शेखर भैया अभी मुझे फुर्सत नहीं है, मैं इस समय तुमसे रुपए लेने आई हूँ। कहकर उसने तकिए के नीचे से चाबियों का गुच्छा निकाला, दराज खोला और गिनकर रुपए निकाल लिए। फिर मन ही मन बोली, रुपये तो हमेशा ले जाती हूँ, पता नहीं कभी चुका भी सकूंगी या नहीं। ललिता की फुसफुसाहट को सुनकर शेखर बोला, चिंता काहे को, रुपये तो साथ साथ चुक रहे हैं। कुछ न समझ पाने के कारण ललिता शेखर के चेहरे पर देखती रही। शेखर बोला, हैरान काहे हो रही हो, क्या कुछ भी नहीं समझी? सिर हिलाकर ललिता बोली, नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, अपने को थोड़ी बड़ी होने दो, सब कुछ अपने आप समझ जाओगी। रात में कोच पर चुपचाप लेटे शेखर ने अपने कमरे में माँ को आया देखा तो वह उठकर बैठ गया। चौकी पर बैठने के बाद माँ ने पूछा, क्या लड़की पसंद आई? 50 वर्षीय शेखर की माँ भुवनेश्वरी 35-36 से अधिक की नहीं लगती थी। वह जितनी बाहर से सुंदर हैं उतनी ही भीतर से करुणा और ममता की मूर्ति हैं। गांव में उत्पन्न होने पर भी इस स्त्री ने शहर के आचार व्यवहार को इस प्रकार अपना लिया है कि आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। फिर भी इसने गांव की सरलता, मधुरता तथा आत्मीयता को नहीं छोड़ा है। शेखर अपनी माँ के विलक्षण गुणों पर किस प्रकार मुग्ध है, भुवनेश्वरी को इसकी कोई जानकारी नहीं है। शेखर को भगवान से उत्तम स्वास्थ्य, सुपुष्ट शरीर, तीक्ष्ण बुद्धि, विवेक और रूप सौंदर्य आदि न जाने क्या क्या मिला है, किंतु वह भगवान के प्रति सबसे अधिक इस बात के लिए कृतज्ञता प्रकट करता है कि उसने उसे ऐसे दिव्य गुणों वाली माँ के उदर से उत्पन्न किया है। शेखर ने उत्तर दिया, बहुत अच्छी है। माँ बोली, क्या मतलब? आंखें झुकाकर शेखर बोला, माँ बता तो दिया। हंसते हुए भुवनेश्वरी बोली, कहाँ बताया? अच्छा, बहू का रंग कैसा है? क्या अपनी ललिता के रंग जैसा है? मुंह उठाकर शेखर बोला, माँ ललिता तो सांवली है, उसका रंग अधिक साफ है। मुंह और आंखें कैसी हैं? बुरी नहीं है। तुम्हारे बाबूजी से बात आगे बढ़ाने की कह दूं? शेखर चुप हो गया। कुछ देर चुप रहने के बाद माँ ने सहसा पूछा, लड़की कितनी पढ़ी लिखी है? यह सब तो मैंने नहीं पूछा। माँ बोली, आजकल तुम लोगों की दृष्टि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझी जाने वाली बात तुमने पूछी ही नहीं। हंसकर शेखर बोला, माँ यह पूछना तो सूझा ही नहीं। हैरानी से शेखर के मुंह पर ताकते और मुस्कुराते हुए भुवनेश्वरी बोली, इसका अर्थ है कि तुझे इस लड़की से विवाह नहीं करना है। कुछ कहने जा रहा शेखर ललिता के आ जाने पर चुप हो गया। अपने पीछे आकर चुपचाप खड़ी ललिता को अपनी ओर खींचते हुए भुवनेश्वरी बोली, बोल बिटिया, क्या कहना चाहती हो? चुपके से ललिता बोली, माँ कुछ भी नहीं। ललिता पहले भुवनेश्वरी को मौसी कहकर पुकारती थी, किंतु भुवनेश्वरी उससे बोली थी, मैं तुम्हारी मौसी नहीं माँ हूँ। उस दिन से ललिता उसे माँ कहकर पुकारने लगी। ललिता को और अधिक अपने पास खींचकर अपनी छाती से लगाते हुए भुवनेश्वरी बोली, कोई काम नहीं तो क्या, यहाँ मेरी खोज खबर लेने आई हो? ललिता के चुप रहने पर शेखर बोला, यहाँ खड़ी रहोगी तो रसोई कब तैयार करोगी? माँ ने कहा, यह रसोई क्यों बनाएगी? तो इनके यहाँ रसोई कौन बनाएगा? उस दिन इसके मामा ने ही तो यह बताया था कि रसोई ललिता बनाती है। हंसते हुए माँ बोली, इसके मामों को क्या पता है कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। उसके मुंह में जो आया उसने वह कह दिया। इसका अभी विवाह ही कहाँ हुआ है जो इसके हाथ की बनी रसोई कोई खाए। मैंने अपनी मिसरानी को वहाँ रसोई बनाने के लिए भेज दिया है। हमारी रसोई बड़ी बहू बना रही है। आजकल दोपहर का खाना मैं वहीं खाती हूँ। शेखर समझ गया कि उसकी माँ ने इस दुखी परिवार का भार अपने ऊपर ले लिया है, इसलिए वह काफी प्रसन्न हो उठा।
एक महीने बाद एक दिन शाम के समय कोच पर लेटा शेखर अंग्रेजी का उपन्यास पढ़ रहा था कि कमरे में आई ललिता तकिए के नीचे से चाबियों का गुच्छा निकालकर दराज खोलने लगी। पुस्तक पर दृष्टि गड़ाए शेखर ने पूछा, यह क्या कर रही हो? रुपये ले रही हूँ। कहकर शेखर पुनः पढ़ने में खो गया। आंचल में रुपये बांधकर जाती हुई ललिता पर शेखर की दृष्टि पड़ी तो उसे वह सजी धजी लगी। शेखर का ध्यान अपनी ओर खींचने की गरज में बोली, शेखर भैया 10 रुपये लेकर जा रही हूँ। शेखर ने फिर भी उसकी ओर नहीं देखा। उसका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए ललिता कमरे के सामान को यहाँ वहाँ करने लगी, किंतु फिर भी अनुकूल परिणाम नहीं निकला। वह बाहर चल दी, किंतु उसके पैर आगे न बढ़ सके। वह आज सबके साथ थिएटर जाने के समाचार को पचा नहीं पा रही थी। इसके लिए उसे शेखर की आज्ञा अपेक्षित थी। बिना शेखर की आज्ञा के वह कहीं जा नहीं सकती थी और शेखर को इस बात का कोई आभास नहीं था। अतः विवश होकर दरवाजे की ओर में खड़ी ललिता धीमी आवाज में बोली, आज हम लोग थिएटर जा रहे हैं। उसकी धीमी आवाज न सुन पाने के कारण शेखर ने कोई उत्तर नहीं दिया। ललिता थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुनकर और पुस्तक को सामने से हटाकर शेखर बोला, हाँ क्या बात है? थोड़ा रूठने का अभिनय करते हुए ललिता बोली, इतनी देर से चिल्ला रही हूँ, अब आपको सुनाई दिया। हम लोग थिएटर जा रहे हैं। हम लोग कौन? मैं, अन्नकाली, चारूबाला का भाई, उसके मामा। यह मामा कौन है? मामा का नाम है गिरीन्द्र बाबू। मुंगेर में बीए पढ़ रहे हैं। 5 दिन हुए यहाँ आए हैं। अच्छे आदमी हैं। वाह, तुमने तो उनका नाम धाम काम धंधा सब मालूम कर रखा है। लगता है तुमने उनसे खूब परिचय बढ़ा लिया है, इसलिए शायद तुम्हें 4-5 दिनों में चुटिया बांधने की फुर्सत नहीं मिली। शायद ताश खेलने में व्यस्त रहे होंगे। शेखर के व्यंग वचनों को सुनकर ललिता घबरा उठी। उसने ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की थी। वह चुप खड़ी रही। कई दिनों से ताश की मजलिस जम रही होगी। झिझकते हुए ललिता बोली, चारू ने कहा था। क्या कहा था? अरे, तुम पहले से ही खूब सज धज कर तैयार होकर आई हो। उसकी ओर देखकर शेखर बोला, अच्छा ठीक है जाओ। ललिता इस कथन के मर्म को समझकर चुपचाप खड़ी रही। चारूबाला ललिता के बगल वाले मकान में रहती थी और हम उम्र होने के कारण इसकी सहेली बन गई है। यह परिवार ब्रह्म समाजी है। शेखर केवल गिरीन्द्र को छोड़कर और सभी को जानता है। 5-7 वर्ष पहले गिरीन्द्र कुछ दिनों के लिए कोलकाता आया अवश्य था, परंतु अब बांकीपुर में अध्ययनरत होने के कारण उसका यहाँ आना नहीं हुआ। इसलिए शेखर के दिमाग से वह उतर गया। ललिता को अभी तक खड़ा देखकर शेखर बोला, अब यह नाटक किस लिए? अब जाना है तो जाओ। कहकर वह फिर से पुस्तक पढ़ने लगा। कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहने के बाद ललिता ने मृदु स्वर में पुनः पूछा, जाऊं? ललिता आधा खर्च उठाने का जिम्मा ले आई थी। बाकी का आधा खर्च चारू के मामा को करना था। इसलिए चारू के घर पर सब अधीरता से ललिता की प्रतीक्षा कर रहे थे। समय बीतने के साथ अधीरता का बढ़ना स्वाभाविक था। इस तथ्य से उसे काफ़ी परेशान कर रहा था, किंतु उसके पास इसका कोई इलाज नहीं था। शेखर की अनुमति की उपेक्षा करके चले जाने का साहस उसमें नहीं था। 2-3 मिनट बाद वह बोली, केवल आज के लिए जाने दीजिए। पुस्तक को एक और फेंककर शेखर उग्र रूप में बोला, मुझे परेशान क्यों कर रही हो? अपना भला बुरा सोचने की समझ तुम में नहीं है? जाने का मन है तो जाओ। ललिता चौंक पड़ी। उसके लिए शेखर की डांट फटकार कोई नया अनुभव नहीं था। फिर भी पिछले 2-3 वर्षों में उसका ऐसी उग्रता से परिचय नहीं हुआ था। एक तो वह जाने का मन बना चुकी थी, दूसरे उसकी सहेलियां उसकी बाट जोड़ रही थीं। किंतु रुपये लेने यहाँ आई तो प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो गई। अब वह अपनी सहेलियों को क्या स्पष्टीकरण देगी? यह बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। ललिता को इससे पहले शेखर ने कभी कहीं जाने से मना नहीं किया था, इसलिए उसकी अनुमति को सामान्य औपचारिकता मानकर वह पहले से तैयार होकर आई थी। कभी कहीं बाहर जाने में कुछ अप्रिय घटा हो, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। अपने न जाने के कारण शेखर की अनुमति का न मिलना कि किसी से कहते हुए उसे लज्जा महसूस हो रही थी। 13 साल की आयु में इस प्रथम अनुभव से वह अपने को बुरी तरह से अपमानित अनुभव करने लगी। 5 मिनट तक चुपचाप खड़े रहने और आंसू पोंछने के बाद ललिता वहां से चल दी। अपने घर जाकर मैरी से उसने अन्नकाली को बुलवाया। उसे 10 रुपये थमाते हुए बोली, आज तुम लोग चले जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं चल सकूंगी। अपनी सहेली को बता देना। काली ने पूछा, दीदी क्या तबीयत ज़्यादा खराब है?
हाँ, सिर में दर्द हो रहा है और जी भी मिचला रहा है, कहकर वह मुंह फेर कर लेट गई। चारू ने काफी मिन्नत समाजत की, बहलाया फुसलाया, यहाँ तक कि मामी से भी कहलवाया, किंतु ललिता ने न जाना था वह ना गई। अन्नकाली को आशंका थी कि कहीं और कोई विघ्न न पड़ जाए और मनोरंजन का कार्यक्रम धरा का धरा न रह जाए। इसलिए वह चारू को एक और ले जाकर ललिता द्वारा दिए हुए रुपए दिखाते हुए बोली, दीदी की तबीयत खराब होने के कारण वह नहीं चल सकती, तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि हम भी ना जाएं। चलो हम चलें। चारू समझ गई और चल दी। वास्तव में अन्नकाली आयु में छोटी होने पर तीव्र बुद्धि वाली लड़की थी।